से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मित्रों, अभी हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में हमने दो युग की बात कर ली है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की। और तीसरे युग में हम लोग अभी हैं जिसका नाम है छायावादी युग। तो मैंने इसकी वीडियो पिछली वीडियो में डाल दी है, आप लोग देख लें वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में। और मैंने छायावादी युग की विशेषताएँ बताई थी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और मुख्य जो कवि हैं छायावाद की बात की जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था आपको। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावादी के प्रमुख कवि, उनके बाद मैंने बता दिया था। तो प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा, तो ये तीन लोग हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंत के बारे में, ठीक है ना। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया है उनके प्रसाद जी के बारे में, अब हम लोग पंत जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ 1900 में और कोसानी गांव में हुआ, जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में। 1977 में इनका जन्म है। अब हम लोग जानेंगे कि पंत जी द्वारा रचित काव्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में, 4 श्रेणियों में उनके संपूर्ण काव्यों को विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं आप यहाँ सामने देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी चाहें तो आप ले सकते हैं। तो पहला जो मतलब श्रेणी है वो है छायावादी, दूसरा है प्रगतिवादी, तीसरा है अरविंद दर्शन और चौथा है मानवतावादी। ये तो सुमित्रानंद पंत की 4 श्रेणियों में कविताएं जो रचित हैं, जो बांटी गई हैं, वो बताई गई हैं। तो एक एक युग की हम लोग बात करेंगे, एक एक श्रेणियों की बात करेंगे। तो छायावादी रचना जो युग है वो है छायावादी युग, जो 1918 से 1934 के बीच चला। इसमें जो रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ध्यान देंगे आप। इनसे संबंधित क्रमबद्ध जो रचना काल हैं या रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो याद कर लेंगे आप कि छायावादी रचना उनकी है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। आगे है प्रगतिवादी रचनाएं उनकी जो हैं सुमित्रानंद पंत की, वो है पहली युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जो प्रगतिवादी युग से हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित। तो सुमित्रानंद पंत जो थे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो ये इसको कहा गया अंतः चेतनावादी युग, मतलब जो चेतना सोई हुई है उसको जगा कर जो है कविताओं की रचना की गई है, इसलिए इसे कहा गया है अंतः चेतनावादी युग। तो पहला है स्वर्ण किरण, दूसरा है स्वर्ण धूलि, फिर युगांतर, फिर युगपत। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे है मानवतावादी यानी आध्यात्मिक रचनाएं, जिनको नव मानवतावादी युग भी कहा गया है। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टिक लगाया है वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। लोकायतन, चिदम्बरा, पतझड़ और कला और बूढ़ा चांद और अतिमा, इनसे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं, लोकायतन, चिदम्बरा, पतझड़, अभिषेकिता, रजत शिखर, समाधिता, पाँव फटने से पहले, शशि की तरी, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा और वापी। तो ये जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें जो मैंने बताया आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकायतन, चिदम्बरा, पतझड़, ठीक है, अतिमा और ये कला और बूढ़ा चांद जो मानवतावादी रचनाएं हैं इनकी, जो 1949 के बाद लिखी गई हैं, जिनको आप नोट कर ले कहीं भी, या कहीं आप ऐसे भी इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सुमित्रानंद पंत जी की जो पहली जो कविता है वो है गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई है। कौन सा है, पहला रचना गिरजे का घंटा, ठीक है, याद रखेंगे। ये कविता कब छपी, 1916 में। छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो किसे कहा गया है। तो वो है कौन, पल्लव रचना को, जो किन्होंने लिखा है, सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, ठीक है ना। तो सुमित्रानंद पंत जो है वो प्रकृति संबंधित कविताएं लिखते हैं। ध्यान देंगे आप कि प्रकृति संबंधी जो कविताएं होंगी, मतलब जहाँ पल्लव पर पेड़ पौधे पत्ते की बातें जहाँ होंगी ना, वहाँ पर जरूर मतलब जो प्रकृति संबंधित जो चीज़ें हैं उनको चुना है उन्होंने अपनी कविताओं के शीर्षक के रूप में। तो ये भी एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है।
तो पहली रचना जो उनकी जो मतलब छायावाद का जो घोषणा पत्र है वो कौन है? पल्लव है, ठीक है ना। इसके छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है, जो किसके द्वारा रचित है? सुमित्रानंद पत्र द्वारा रचित है, ठीक है। पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छावास, जो हमने बात की थी अभी तुरंत, देखो हमने बात की थी ना, यहाँ पे देखिए छायावादी रचना। जो पहली रचना है कौन? उच्छावास है, दूसरी ग्रंथि है, फिर वीणा है, फिर पल्लव है, फिर गुंजन है। तो कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनसे जुड़े प्रश्न पूछते हैं। आप इनसे अगर नोट्स पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको एमसीक्यूज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है पंत जी की पहली रचना छायावादी रचना कौन सी है? तो उच्छावास है, जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। आइए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं पंत जी के बारे में। रचनाओं के विषय में संबंध में विशेष तथ्य। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवादिता की प्रधानता है। ध्यान देंगे, मैंने बताया आपको जस्ट अभी ना कि वीणा और पल्लव में किसका कौन सा प्रेम झलकता है? उनका प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता, क्योंकि छायावाद में रहस्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। जबकि ग्रंथि और गुंजन रचना में उनका नारी प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। ग्रंथि और गुंजन में तो उनका नारी प्रेम अभिव्यक्त हुआ। कई बार पूछ देते हैं ऐसे लोग कि गुंजन जो है, गुंजन में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, रहस्यवादिता की अभिव्यक्ति हुई है, या नारी प्रेम की हुई है? तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप टिक लगाएंगे, सही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तरफ वीणा का कवि है जो प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की भी अवज्ञा कर बैठता है, ठीक है। तो ये हमारे जो मतलब पंत जो कवि हैं वो अलग अलग भाव में कविता लिखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ना कि कहीं प्रकृति प्रेम है, तो कहीं रहस्यवादिता है, तो कहीं नारी प्रेम है। तो वही यहाँ बात की गई है। एक तरफ वीणा का कवि है जो प्रकृति पर मुग्ध है होकर बालाओं के सौंदर्य की अवज्ञा, मतलब जो प्रकृति की सुंदरता में मंत्रमुग्ध होकर मतलब युवतियों की सुंदरता को भी भूल जाता है, उनके भी अवज्ञा कर देता है, उनका भी अपमान कर देता है, ठीक है। देखिए कैसे है, कैसे कैसे इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया गया है कविता की पंक्ति में। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया। तो ये इनकी रचनाएं हैं। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है प्रकृति को उन्होंने यहाँ श्रेष्ठ बताया है, किसके सामने? सुंदरता के सामने, मतलब सुंदरी के सौंदर्य के सामने उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को श्रेष्ठ बताया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी तरफ गुंजन का कवि है। गुंजन मतलब हमारे जो पंत जी हैं, उनकी रचना का नाम है गुंजन ना। तो गुंजन का कवि है जिसके लिए नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से ही बढ़कर है। अब देखिए यहाँ पर जो है नारी सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और प्रकृति सौंदर्य को मतलब निम्न बताया गया है। देखिए यहाँ पर, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के वन में ज्वाल, खड़े किशुंक अनार कचनार, लालसा की लौ से उठ लाल। तो यहाँ पर नारी सौंदर्य की श्रेष्ठता का वर्णन है। युगांत रचना में पंत जी का छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। ध्यान देंगे आप कि उनके छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना कौन सी है? युगांत, मतलब युग का अंत, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं अंतिम रचना। यह छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र है, साथ ही इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है। मतलब युगांत रचना के बाद मतलब किसकी शुरुआत हो गई? प्रगतिवाद की शुरुआत हो गई। छायावाद के बाद प्रगतिवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? युगांत रचना से हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए छायावाद के युग के अंत का ये घोषणा पत्र है। कौन सा? युगांत। किसके युग का अंत हुआ है? छायावादी युग के अंत हुआ है। और कहाँ किसका शुरू हुआ, किसका उदय हुआ? प्रगतिवाद का उदय शुरू हुआ। आगे कला और बूढ़ा चांद, इसी रचना की बात हम लोग करते हैं। तो 1958 में यह रचित कविताओं का संग्रह इसमें किया गया है। इसमें ढेर सारी कविताएं संग्रहित है। किसमें? कला और बूढ़ा चांद में। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा आदि में अति मानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है, जो वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती। मतलब अति मानस के स्वर्ण प्रकाश की, मतलब मानवता को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना। जो मतलब लगता नहीं कि वास्तविकता है, लगता है कल्पना की दुनिया से लिखा गया है, ठीक है ना। कौन कौन सी रचनाएं? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा, ठीक है। तो ये भी रचनाएं किनकी हैं? पंत जी की है। युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया। ध्यान देंगे आप कि युगवाणी रचना में प्रगतिवाद तो क्या बोला गया है? युग की वीणा, मतलब जो युग को क्या करेगा? वीणा के माध्यम से जगाएगा, उसे क्या कहेंगे? प्रगतिवाद कहेंगे। तो ये कहाँ लिखा गया है? युगवाणी में। और युगवाणी कब प्रकाशित हुई? छायावाद में, ठीक है ना। और पंत जी भी छायावादी कवि हैं।
इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से खादी के फूल शीर्षक से कविता भी लिखी है। ध्यान देंगे आप कि बच्चन जी के सहयोग से उन्होंने खादी के फूल, ठीक है, ये कविता का शीर्षक है जो उन्होंने बच्चन के सहयोग से लिखी थी। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं लोकायतन के बारे में, ठीक है ना। तो लोकायतन जो है वो पंत जी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। पंत जी की सर्वश्रेष्ठ रचना यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य या महाकाव्य है। ध्यान देंगे आप कि लोकायतन में महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया 700 पृष्ठों का क्या है, प्रबंध काव्य माना जाता है। इसके 2 खंड हैं और 7 द्वार यानी 7 अध्याय हैं, ठीक है ना। इसको 2 खंडों में और 7 अध्यायों में यानी 7 द्वारों में बांटा गया है। किसे, लोकायतन को। इसके प्रथम खंड को बाहरी परिवेश और द्वितीय खंड को चैतन्य नाम प्रदान किया गया है। तो मतलब पहले खंड का नाम क्या है, बाहरी परिवेश, और द्वितीय खंड का नाम क्या है, अंतश चैतन्य नाम दिया गया है सेकेंड पार्ट को, ठीक है। यह इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। किनकी, पंत जी की अंतिम काव्य रचना कौन सी मानी जाती है, लोकायतन। अब पहली कौन सी है, उच्छ्वास जो है वो है आपकी छायावादी रचना, पहली रचना, ठीक है ना। और कविता कौन सी मानी गई है बताइए, पहली कविता मानी गई है, आपको मैंने बताया था, तुरंत मैंने बताया था, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, क्योंकि पहला जो है ना हमेशा पूछा जाता है, गिरजे घंटा, ठीक है, गिरजे घंटा वो उनकी पहली कविता है, ठीक है। और छायावादी पहली कविता उच्छ्वास है। और अंतिम रचना क्या है बताइए, अंतिम रचना आपकी हो जाएगी ये आपकी जो मैंने बताया आपको, लोकायतन, जो गांधी जी पर लिखी गई थी। हम लोग जानेंगे पुरस्कार कौन कौन से मिले इनको। चिदम्बरा रचना के लिए इनको 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन हैं, पंत जी हैं। और रचना कौन सी है, चिदम्बरा है, ठीक है ना। कई बार ये प्रश्न आ चुका है जी, हम लोग नहीं बना पाते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पढ़ने पर भी कन्फ्यूजन हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम लोग तो अपना प्रयास जारी रखेंगे कि हम लोग सफल हो जाएं। तो चिदम्बरा रचना के लिए इनको क्या मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है, जो चिदम्बरा को मिला था। लोकायतन काव्य के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया, किनको, पंत जी को। आगे हम लोग जानते हैं कि उनका कथन क्या है जो महत्वपूर्ण है पंत जी का, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। तो ये जो है इनका प्रमुख कथन है, किनका बताइए, पंत जी का। हमने बताया था आपको कि प्रसाद, पंत और निराला और ये आपका महादेवी, ये चारों जो है छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा कहा गया है, ठीक है। तो ब्रह्मा कहा गया किन्हें, प्रसाद जी को, और पंत जी को विष्णु कहा गया है, प्रसाद, पंत और निराला। तो निराला का कहा गया है महेश कहा गया है, और दुर्गा रूप किसे कहा गया है, महादेवी जी को। तो ये पंत जी जो है छायावाद की विष्णु कहे जाते हैं, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सब आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कैसे भी याद करना होगा, याद करना ही है आपको, ठीक है। तो नंद दुलारे वाजपेयी पंत जी को क्या मानते हैं, छायावाद का प्रवर्तक, जबकि ऐसे छायावाद के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है ना। सब मान्यता के अनुसार प्रसाद जी को ही जो है छाया का प्रवर्तक माना गया है, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जो है छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं इनको, किनको, पंत जी को। शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है। तो ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना, कि ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोला इनका सर्वप्रथम प्रिय छंद माना जाता है। तो रोला इनका क्या है, सर्वप्रिय छंद माना गया है, ठीक है। तो रोला जो है पंत जी का क्या है, सबसे प्रिय छंद माना गया है, ठीक है। प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन करने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। मैंने बताया आपको ना कि पंत जी प्रकृति प्रेम करते हैं, प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं लिखते हैं ज़्यादा, तो इनको प्रकृति का क्या कहा गया है, सुकुमार कवि भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के कोमल पक्षों का सबसे ज़्यादा वर्णन किया है।
महर्षि अरविंद द्वारा रचित भागवत जीवन द डिवाइन लाइफ से ये इतने प्रभावित हुए थे कि इनकी जीवन दिशा ही बदल गई। ठीक है ना, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे पंत जी। सुमित्रानंद पंत राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है। ध्यान देंगे आप कि सुमित्रानंदन राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा गया है। अतः कुछ लोग इन्हें रावणार्जुन मतलब रावण की क्या है, रावणार्यनुज ठीक भी कहते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। ठीक है ना, तो इनका मूल नाम मतलब सुमित्रानंद पंत का मूल नाम क्या है, गोसाई दत्त है। कई बार पूछ सकते हैं, देखो ये कोई प्रश्न जो है बेकार नहीं होता है, इसलिए हम लोग को सारे प्रश्न करते चलने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। मतलब इनकी जो कल्पनाएं हैं वो बहुत कोमल हैं और बहुत सूक्ष्म है, मतलब गहराई में जाकर ये कविताओं को लिखते हैं। ठीक है, आगे मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान देने की परंपरा पंत जी के द्वारा ही प्रारंभ की हुई मानी जाती है। मतलब मूर्त पदार्थों के लिए मतलब जो आपको दिखाई दे, ठीक है ना, मतलब जो दिखाई दे, और अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे। ठीक है, तो इन्होंने अमूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमान, ठीक है, तो की परंपरा देने का शुरुआत किन्होंने किया, पंत जी ने। इनका काव्य स्थिति कब से कब तक है, 1916 से 1977 तक। पंत जी भाषा के बहुत सचेत कवि थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति के जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्ति हुई है उसे स्वयं पंत जी चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं, यानी बिंबात्मक भाषा। जहाँ पर जब कविता लिखी जाती है और जब पढ़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई चित्र प्रस्तुत हो रहा हो, तो ये बिंब है, चित्रबिंब। मतलब इनकी कविता में चित्रबिंब दिखता है, दृश्य बिंब होता है, चित्रबिंब होता है। आपने बिंब पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रकार वहाँ पर हैं। तो बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना, तो इनकी ऐसी भाषा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तीसरे कवि छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है ना, तो इनको क्या कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये महेश हैं। ठीक है ना, तो ये महेश के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि छायावादी कवियों को अलग अलग ईश्वरों के नाम दिए गए हैं। तो इनका जन्म है 1896 महिषा दल राज्य में, जो बिहार बंगाल में है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। और निवास स्थान कहाँ है, गढ़ा कोला, ये भी बंगाल में है। मृत्यु 1961 में हुई। अब इनकी रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं, तो आप देखिए रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने टिक लगाया है, और कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहली रचना है अनामिका, फिर है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, राम की शक्ति पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है, सरोज स्मृति, चतुरी चमार, राग विराग, गरम गरम पकौड़ी, रानी और कहानी, स्फटिक शिला। लेकिन जितना टिक लगा है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये एकदम 100% है कि इससे एक प्रश्न आना ही आना है। देखिए राम की शक्ति पूजा, इससे जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, सरोज स्मृति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अनामिका, तुलसीदास, देखिए तुलसीदास। ठीक है ना, नए पत्ते। अब जानेंगे आगे हम लोग निराला की पहली जो कविता है वो कौन सी है, तो वह है जूही की कली। ध्यान देंगे उनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई, 1916 में। किस नाम से, जूही की कली के नाम से। ये ध्यान रखेंगे आप, कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी है, तो जूही की कली है, जूही की कली 1916। रामविलास शर्मा के मतानुसार इनकी सर्वप्रथम कविता कौन सी है, भारत माता की वंदना। ठीक है ना, तो ये कौन मानते हैं कि पहली कविता भारत माता की वंदना है जो 1920 प्रकाशित हुई, तो वो मानते हैं रामविलास शर्मा जी। अब हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि रचनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पहली रचना इनका अनामिका है।
तो इनकी अनामिका तथा गीत गुंज रचनाओं के दो दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, यानी इसको 2 संस्करणों में प्रकाशित किया गया है। तो अनामिका का पहला संस्करण है 1923 और दूसरा संस्करण है 1938। ध्यान देंगे, पहला 1923 और फिर है 1938। वहीं गीत गुंज का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है 1954 में और सेकेंड संस्करण का प्रकाशन हुआ 1959 में। अनामिका और परिमल, ध्यान देंगे, अनामिका और परिमल कविता संग्रहों में इनकी प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण एवं रहस्यवादी संबंधी कविताओं को संकलित किया गया है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी विषय यहाँ पर आए हो भरकर? प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण और रहस्यवाद। ठीक है। तो ये इनकी दोनों कविता संग्रहों में इनसे संबंधित जो विषय हैं कविताओं में संकलित किए गए हैं। अनामिका और परिमल कविता संग्रहों में। परिमल काव्य संग्रह में इनकी निम्नलिखित प्रसिद्ध कविताओं को संग्रहित किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपको ये पूछा जाएगा आपसे कि परिमल कविता में कौन सी कविताओं का संग्रहित किया गया है। मान लीजिए पूछ देगा कि जूही की कली। ठीक है ना। तो जूही की कली किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? तो ऑप्शन दे देगा आपको, परिमल दे देगा या अनामिका दे देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से तो जूही की कली कहाँ से लिया गया है? परिमल से। संध्या सुंदरी कहाँ से है? परिमल से। बादल राग भी क्या है? परिमल से। विधवा, भिक्षुक, दीन, बहु, अधिवासी और पंचवटी प्रसंग, तो ये सब कहाँ से संग्रहित है? ये परिमल से। ठीक है ना। ये काव्य संग्रह में संग्रहित है ये सारी कविताएं। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन, बहु, अधिवासी और पंचवटी प्रसंग। परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान हैं। देखिए, इसमें दोनों ही तत्व हैं, छायावाद के भी और प्रगतिवाद। छायावाद के बाद ही प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है, फिर नई कविता आती है। हम लोग सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सब पढ़ लेंगे। जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में हुई है। तो जूही की कली में क्या क्या दिया गया है? प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं, मतलब मानव में जो वासनाएं छिपी होती है, मतलब फीलिंग्स ऑफ सेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं ना, जो मानव वासनाओं में जो डूबा रहता है उसकी अभिव्यक्ति बहुत अत्यंत मतलब प्रभावित करती है। उसका अभिव्यक्ति लोग को प्रभावित करने का काम करती है। तो कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति हुई है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है। आप लोग मेरे मतलब वर्ड पे ना जाएं, अगर मुझे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके क्षमा करें मुझे आप, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं कभी किताब में तो लिखा हुआ नहीं ना है, यहाँ पंक्तियों को मुझे खुद समझाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्षमा करें मुझे अगर गलती कहीं हो जाती है तो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। गीतिका रचना में कवि ने अपनी भावनाओं को संगीत के स्वर में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। तो गीतिका में उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे प्रस्तुत किया है? संगीत के स्वरों के माध्यम से। अब आगे जानते हैं हम लोग। विषय वस्तु की दृष्टि से इनके गीतों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ध्यान देंगे आप कि बात हम लोग गीतिका की कर रहे हैं। ठीक है ना। तो गीतिका रचना में इन्होंने अपने गीतों को 4 वर्गों में बांटा है। तो पहला जो गीत है वो कौन सा है? स्तुति परक या प्रार्थना परक, मतलब इसमें भगवान की स्तुति की जाती हो, भगवान को मनाया जाता हो, प्रार्थना की जाती हो भगवान को। तो दूसरा है नारी सौंदर्य संबंधित गीत, जिसमें नारी के सौंदर्य से संबंधित गीत लिखे जाते हैं, सुंदरता का जो उसमें भावना का प्रकट होता है। प्रकृति संबंधित गीत, ये तो पता है आपको। फिर विचार प्रधान गीत, ये 4 प्रकार के जो गीत हैं 4 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। आगे है तुलसीदास। देखिए तुलसीदास, तो तुलसीदास की रचना किनकी बताइए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो यह निराला का श्रेष्ठ प्रबंधात्मक काव्य है। अगर कोई पूछ दे कि कौन सा श्रेष्ठ प्रबंधात्मक काव्य है तो वह है तुलसीदास। किनका है? निराला जी का। इसमें कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। इसमें तुलसी द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए उनके पीहर या नैहर ने मायके चले जाने
एवं पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर रामोपासना में लीन होने की घटना का वर्णन किया गया है। इस रचना के लेखन के कारण यह माना जाता है कि ये तुलसीदास को अपना स्वप्रिय कवि मानते हैं। तो ये आपको कहानी तो पता ही है ना कि जब ये विरह वेदना में जल रहे होते थे, इनकी पत्नी जब मायके गई थी तो ये इंतज़ार नहीं कर पाए और घनघोर बारिश में ये वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने लगे, मतलब सिकड़ी, जो पहले सिकड़ होता था ना, सिक्कड़ दरवाजे में, तो इनकी पत्नी ने खोला, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात जो कही थी, यहाँ पर लिखा हुआ ने मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि आप जितनी भक्ति, जितना प्रेम मुझसे करते हैं, अगर आप उतना ही प्रेम भगवान से करते तो आज आप विद्वान बन जाते, आप महान बन जाते। तो तुरंत में जो है उनकी पत्नी ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और वहीं से लौट गए और फिर बन गए हमारे तुलसीदास, ठीक है ना। तो ये रत्नावली पत्नी का उनका जो है, ये समझिए तो ये क्या कहते हैं, मतलब उपकार रहा तुलसीदास जी पर कि तुलसीदास इतने प्रसिद्ध कवि बने। तो ऐसे तो यहाँ पत्नी के बारे में कहा गया, लेकिन मैंने पढ़ा एक जगह कि उनकी जो सलहज थी ना, साले की जो पत्नी होती है, सलहज ने उनको ताना दिया था पहले, बाद में उनकी पत्नी ने ताना दिया था, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा हमें कमेंट करें अगर आपको पता है इसके बारे में कुछ, तो इंटरेस्टिंग लगता है सब स्टोरी मुझे। तो ये रचना उनकी सर्वप्रिय मानी जाती, सर्वप्रिय को मानी जाती है, और सर्वप्रिय कवि तुलसीदास है इनके, निराला जी के, क्योंकि उन्होंने इस तरह से घटना का वर्णन किया है, तो लगता है कि हाँ तुलसीदास निराला जी के प्रिय कवि हैं। अब आगे है सरोज स्मृति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपका आना है, मैं एकदम बता देता हूँ एग्जाम में, ठीक है ना। तो सरोज स्मृति यह एक शोक गीत है। कैसा गीत है ये? शोक गीत पूछा जाएगा आपसे ऑप्शन में, जिसे कवि ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखा था। इसे हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा गया है। देख लीजिए आप, हिंदी साहित्य संसार का सबसे अधिक प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति। इसमें वात्सल्य का और करुणा दोनों, करुण रस दोनों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिकोण है। वात्सल्य मतलब पिता और पुत्री के बीच जो प्रेम होता है उसको यहाँ दर्शाया गया है, और करुण रस का भी इसमें, जिसमें शोक की भावना होती है ना, शोक अस्थायी भाव रूप में रहता है, उसका वर्णन यहाँ इस कविता में किया गया है। तो ये कविता के रूप में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्लास 12 में भी है शायद ये, मैंने पढ़ा है ये सरोज स्मृति, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। CBSE के 12th क्लास में है, शायद कोर्स बी में है, मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छे से आप देख लेंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। राम की शक्ति पूजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है जिसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ। इस रचना का कृतिवास रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता, मतलब ये जो रचना है ये किससे प्रभावित है? कृतिवास रामायण से, और ये क्या है? लघु प्रबंधात्मक काव्य है, ठीक है। इसमें ओज, मतलब इसमें ओज का गुण दिखता है, ओज मतलब इसमें काव्य गुण है जो एक ओज गुण है, ठीक है, जिसमें वीर रस का प्रयोग होता है, ठीक है, उत्साह की बातें होती हैं। यह शक्ति काव्य जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है, मतलब ये शक्ति काव्य है और इसमें जिजीविषा, जीने की लालसा पैदा की गई है, और राष्ट्रीय चेतना की कविता, मतलब राष्ट्र को जगाने का भी प्रयास इस कविता में किया गया है। राम की शक्ति की पूजा आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, ठीक है ना। तो पढ़ा होगा आपने कविता, तो ये वही कविता है, ठीक है। तो ये वो कविता जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हम बच्चों क्लास में 8, 9, 10 में, तो ये बहुत छोटी कविता वहाँ दी जाती है। ये पूरा देख रहे हैं आप, लघु प्रबंधात्मक काव्य है ये, छोटा मतलब लघु मतलब छोटा प्रबंधात्मक काव्य है। कृतिवास रामायण से ये प्रभावित है, ध्यान देंगे आप। आगे है कुकुरमुत्ता, इसमें कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य, देखिए नाम सुन के कुकुरमुत्ता का लगता है मुझे ना, तो ये व्यंग्य है, ठीक है, तीखा व्यंग्य है, मतलब बहुत गहरा व्यंग्य किया जाता है जब किसी गंभीर विषय को बहुत मतलब सहजता से, सरलता से प्रस्तुत करना होता है ना, तो कवि लोग व्यंग्य का सहारा लेते हैं।
तो इसमें कवियों ने पूंजीवादी कवियों पर पूंजीवादियों पर क्या किया है, तीखा व्यंग्य किया है। इसमें कवि ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। इसमें कवि ने सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा की है। अब भाई तो ये तो लाजमी है कि भाई जहाँ पर पूंजियों की निंदा होगी वहाँ पर सर्वहारा वर्ग मतलब जो मजदूर वर्ग हैं, जो किसान वर्ग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनकी प्रशंसा तो होनी ही होनी है। अब हम लोग जानते हैं अगली रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है अणिमा। ठीक है, अणिमा कौन सी रचना है, अणिमा। इसमें 3 प्रकार के गीति संग्रहित हैं, मतलब इसमें 3 प्रकार के गीत को संग्रहित किया गया है। पहला है भक्ति प्रधान गीत, दूसरा है विषाद मतलब क्या होता है, उदासी से भरा, ठीक है ना, निराशा से भरा हुआ, ठीक है ना। तो पहला भक्ति और दूसरा है विषाद मूलक और तीसरा है विचार पर, जहाँ अपने विचारों को रखा जाता है, मतलब सोचनीय विषय जो होता है, चिंतन का जो विषय होता है ना, वो उसको कहते हैं विचार परक। इसमें कवि का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी और शैली अधिक सरल, मतलब यहाँ पर ये जो 3 आप देख रहे हैं अणिमा में जो 3 गीत संग्रहित हैं, इसमें कवि ने अपनी यथार्थवादिता को प्रकट किया, मतलब अपनी वास्तविक विचारों को प्रकट किया है, कहीं से भी कल्पना नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। और शैली क्या है, रचना शैली जो है बड़ी सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है। नए पत्ते की बात हम लोग करते हैं, तो नए पत्ते में कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह है, ठीक है ना। कवि ने जो 7 व्यंग्य कविताएं लिखी हैं उसको इसमें नए पत्ते में क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है ना, महाप्राण इनको कहा जाता है, निराला को ध्यान देंगे आप। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर यह नाम प्रदान किया था, ठीक है ना। तो यह नाम किन्होंने दिया है, गंगा प्रसाद पांडे ने आलोचना पुस्तक लिख। ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं। तो आपको पता होगा कि रीति काल के बाद जो है आपका ये काल आया था हमारा ये आधुनिक काल, और आधुनिक काल में जो है आपका द्विवेदी युग आया आपका, फिर उसके बाद भारतेंदु युग आया, फिर उसके बाद ये आपका हमारा ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी छायावादी युग, ठीक है ना। तो इसमें आप देखते होंगे रीति काल में छंदों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। कई ऐसी मतलब रचनाएं थी जिसमें 100 से अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है रीतिकाल में। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमारे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है मतलब कविताओं को छंदों से क्या दिलाई, मुक्ति दिलवाई है, ठीक है ना। तो ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि भी माने जाते हैं, अर्थात इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मतलब जहाँ पर कविताएं किस छंद में लिखी जाने लगी, मुक्तक छंद में, ठीक है, ध्यान देंगे आप। मुक्तक छंद को केचुआ या रबड़ छंद भी कहते हैं। मुक्तक छंद को क्या कहते हैं, केचुआ या रबड़ छंद भी कहते हैं। इनको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब रास्ता दिखाने वाला प्रदर्शक कौन है, निराला जी हैं। किनका कौन कौन से युग को रास्ता दिखाया इन्होंने, किन किन आंदोलनों को, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ये छायावाद में रुद्र मैंने बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश किसका नाम है, शिव जी का नाम है ना। तो ये छायावाद में महेश के नाम से जाने जाते हैं। आगे जानते हैं हम लोग, रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। किनको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदात्य का। ओज एक गुण है कविता का, ठीक है, जिसमें उत्साह से भरी हुई कविताएं लिखी जाती हैं, ठीक है, जिसमें वीर रसों का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको क्या कहा है, ओज एवं औदात्य का कवि भी। औदात्य भी आप लोग पढ़ेंगे आगे, मैं सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके आपको। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। किनको, विवेकानंद जी को कौन मानते थे, निराला जी। इन्होंने मतवाला एवं समन्वय नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, सॉरी 2 पत्रों का, पत्रिकाओं नहीं, पत्रों यानी समाचार पत्रों का। कौन कौन सा पत्र है, मतवाला और समन्वय, याद रखेंगे, मतवाला और समन्वय। मतवाला पत्र का मोटो क्या था, मुख्य पृष्ठ पर लिखा वाक्य क्या क्या था भाई, मोटो देखिए, अमिय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो ये मतवाला पत्र का जो है क्या था, मोटो था, मतलब जो पहले पृष्ठ पर जो मतलब जो पंक्तियाँ लिखी रहती हैं उसको मोटो कहते हैं हम लोग। जिसको सुनते ही लगता है कि हाँ इसमें अंदर में क्या लिखा हुआ होगा।
द्विवेदी कालीन कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। कवियों में मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी काल की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख भावों की भिड़ंत, यह लेख बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिससे यह सिद्ध हुआ किया गया है कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। इस लेख ने तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल मचा दी, देख लीजिए, ठीक है ना। तो बालकृष्ण नवीन ने जो है पर्दाफाश करते हुए जो है ये सिद्ध किया था कि निराला ने बहुत सारी कविताएं कहाँ से छापी हैं, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं से नकल करके छापी हैं। और उस समय मतलब उस समय जब ये बात कही गई थी कि उन्होंने कॉपी की है, निराला जी ने किनकी कॉपी की है बताइए, ये इनकी क्या कहते हैं ठाकुर जी की, तो साहित्य जगत में हलचल मच गई थी। रविवार को जन्म लेने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, सूर्य कुमार रखा गया, ठीक है ना। रविवार को जन्म लेने के कारण सर्वप्रथम इनका मूल नाम क्या था, सूर्य कुमार। किनका, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला का नाम क्या था, मूल नाम सूर्य कुमार था, ठीक है। जिसे सन 1917 से 18 ईस्वी में बदल कर क्या रख देगा, सूर्यकांत। फिर बाद में तो नाम पता है आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब जो है महादेवी वर्मा की हम लोग बात पढ़ेंगे। तो महादेवी वर्मा भी छायावाद की प्रमुख प्रवर्तक कई मानी जाती हैं। तो ये पहली कवित्री है और एक ही कवित्री है इस छायावादी युग में जो प्रमुख मानी जाती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको दुर्गा का अवतार भी कहा गया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो इनका जन्म काल है 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1987 में हुई है। अब हम लोग कविताओं की बात करेंगे। इनकी काव्य संग्रह यानी पद्य शैलियाँ, पद्य कौन कौन से इनके हैं। तो पहले है निहार, याद रख लेंगे तो माना है आपका ये एग्जाम में, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और सप्तपर्णा। आप इनको क्रमबद्ध से भी याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्रमबद्ध से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आगे। ये तो हमने बात की काव्य संग्रहों की। अब हम लोग बातें गद्य की बात करते हैं, गद्य संग्रहों की, गद्य रचनाओं की। तो पहला है स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र। तो ये महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। 1 नंबर यहाँ से आपका बनना है एग्ज़ाम में का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पीआरटी हिंदी हो, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी परीक्षा हो, आना है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। इसे स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा की गद्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समेकित काव्य संग्रह, तो पहला है यामा, ठीक है, जिस पर हम लोग बात की थी, यामा, ठीक है। ये उनका काव्य संग्रह है। इसमें उन्होंने किन किन कविताओं को संग्रहित किया है, पहला है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ठीक है ना। तो इन चारों कविताओं को उन्होंने यामा के नाम से संग्रहित किया है। ध्यान देंगे आप, इन चारों कविताओं का संग्रह उन्होंने किस गीत के माध्यम से किया है, यामा गीत के माध्यम से। लिखा है ना कि यामा 1940, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप से एक जगह संकलित कर दिया है। पुरस्कार में इनको क्या क्या मिला है, इस यामा रचना के लिए। इसमें 4 कविताएं संग्रहित हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, हाँ ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। तो इस रचना के लिए मतलब यामा रचना के लिए इनको 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आना है, ठीक है। यामा रचना के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। नीरजा रचना के लिए से कसरिया पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। से कसरिया पुरस्कार नीरजा के लिए मिला था। ये आरंभ में ब्रज भाषा में लिखती थी, कौन, महादेवी वर्मा, और बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी एवं जल्दी ही इनकी इस क्षेत्र में प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त कर ली, क्योंकि खड़ी बोली में उसमें लिखी जा रही थी कविताएं, तो प्रसिद्ध जल्दी हो गई, कौन, महादेवी वर्मा।
इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने महादेवी वर्मा ने, एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार पूछा गया है कि चांद पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो महादेवी वर्मा ने किया है। इन्होंने हिंदी की सहायतार्थ हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद नाम की एक ट्रस्ट की स्थापना भी, यानी संस्था की स्थापना की है, साहित्यकार संसद। इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। वेदना की कवित्री कौन है, तो महादेवी वर्मा है, और आधुनिक युग की मीरा कौन है, तो महादेवी वर्मा है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या भी, यानी प्रिंसिपल भी रही, प्रयाग महिला विद्यापीठ की। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता, ठीक है ना, विरह, ठीक है, जो मीराबाई के पदों में पाया जाता है, वही महादेवी वर्मा के गीतों में रचनाओं में पाया जाता है। इनका सप्तपर्णा काव्य संग्रह वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित है। किस पर आधारित है, वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर। कौन सा काव्य संग्रह, सप्तपर्णा, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ। महादेवी के भाव पक्ष में गंभीर व विचार पक्ष के औदात्य की भांति उनके काव्य का शैली पक्ष भी अत्यंत प्रौढ़ है और सशक्त है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि उनका जो भाव पक्ष है वो बड़ा गंभीर है, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप कि उनका भाव पक्ष क्या है, गंभीर है, और विचार पक्ष क्या है, औदात्य है। औदात्य मतलब क्या है बताइए, जिसमें उत्साह की बातें की जाती हों, वीरस की बातें की जाती हों। और काव्य शैली का पक्ष कैसा है, बहुत प्रौढ़, मतलब बहुत मैच्योर्ड है, बहुत सशक्त, यानी बहुत मजबूत है। तो भाव पक्ष में गंभीरता का उन्होंने वर्णन किया है, विचार पक्ष में औदात्य का वर्णन किया है, और काव्य शैली पक्ष में उन्होंने अत्यंत प्रौढ़ और सशक्त का होने का प्रमाण दिया है। आगे पढ़ेंगे। शब्दों पर उनका अद्भुत अधिकार है। शुक्ल जी ने लिखा है उनके बारे में कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही। मतलब रहस्यवाद एक प्रवृत्ति है, किसकी बताइए, छायावादी कवियों की या कविताओं की। तो महादेवी के बारे में लिखा है शुक्ल जी ने कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में एकमात्र महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर, मतलब उन्होंने इस प्रवृत्ति को निभाया, रहस्यवाद की प्रवृत्ति को, कविताओं के माध्यम से। वरना और कवि तो बदलते रहे, जहाँ प्रकृति प्रेम, कभी उन्होंने प्रकृति प्रेम का वर्णन किया, कभी स्त्री सौंदर्य का वर्णन किया, कभी उन्होंने आज़ादी से भरी कविताएं लिख डाली। तो इस तरह से अलग अलग तरह भाव उन्होंने प्रसिद्ध कर डाले। अभी महादेवी वर्मा के भी हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके काव्य और जीवन दोनों ही मूल टेक हैं। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दे, हो उठी है चंचू छूकर, तिलियां भी वेणु स्वर सस्वर, वंदनी स्पंदित व्यथा से सिहरता जड़ मोहन पंथ। तो यहाँ विरह की बातें हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा रचित गीतों या कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है, 236। इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अपनी धर्मपरायणा माता हेमरानी देवी से प्राप्त हुआ। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में लिखी थी। केवल मतलब 7 वर्ष की इतनी कम उम्र में इन्होंने क्या लिख दी, पहली कविता लिख दी थी। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, काव्योचित गंभीरता, सौंदर्य शिल्प, इनके काव्य की क्या है, प्रमुख विशेषताएं। ये वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मैं बता चुका है, ऐसा वही बताता हूँ मैं कि विरह की प्रांजल मतलब विरह में जो प्रेमी या प्रेमिका अनुभव करते हैं, उनको इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। परिष्कृत चिंतन मतलब क्या होता है कि जहाँ ऐसा चिंतन हो कि जो समाज से संबंधित हो और जिसमें गंभीरता भी हो। काव्योचित गंभीरता, जहाँ मतलब काव्य के लिए उचित गंभीरता दिखाई देती है कि काव्य लिखने में कितनी प्रौढ़ है, कितनी गंभीर है, सीरियसनेस इनकी कितनी ज़्यादा है। और सौंदर्य शिल्प, ये इनकी कविताओं की क्या है, विशेषताएं हैं। इनको छायावादी साहित्य की शक्ति, मैंने पहले बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी किन्हें कहा गया है, आपकी महादेवी वर्मा को। अब हम लोग कुछ और कवियों की बात करते हैं, छायावादी कवि हैं। तो पहले हैं उदय शंकर भट्ट। रचना इनका तक्षशिला है, ठीक है ना। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़िए आप, लेकिन देखिए
परीक्षा में जो प्रश्न बनने छायावाद से, चाहे किसी भी अलग अलग टॉपिक से, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमेशा पूछ जाते हैं। एक ही रटाटा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बस उसको अलग अलग तरीक़ों से पूछेंगे। तो आप लोग देख लीजिए ये सब, ठीक है। ये तो पढ़ देता हूँ मैं, पढ़ने मुझे क्या, पढ़ देता हूँ। तो उदय शंकर भट्ट 1898 से 1916 तक्षशिला, इसमें अलक्षेंद्र के आक्रमण से लेकर कंश तक की विभिन्न घटनाएं तक्षशिला को केंद्र बनाकर प्रस्तुत की गई हैं। इनकी रचनाएं उदय शंकर भट्ट की राका, विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और एकला चलो रे, विजय पथ, अंतदर्शन, गुरु भक्त, सिंह भक्त, ये दूसरे कवि हैं। रचनाएं हैं नूरजहां, विक्रमादित्य, रूप अरूप, क्षिप्रा, मेघ, गीत, अवंतिका। अब हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। श्याम नारायण पांडे, इनसे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, ठीक है ना। उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए छोड़ना नहीं हम लोग को, क्योंकि सेटर जो होता है ना उसका ध्यान ऐसे प्रश्नों पे जाता है जो बिल्कुल साइड वाला हो, ठीक है। तो हल्दी घाटी रचना है 1939 में लिखी गई है ये। इसमें हिंदू गौरव महाराणा प्रताप के चरित्र को 17 सर्गों में, ध्यान देंगे 17 सर्गों में वर्णित किया गया है। किसको? हल्दी घाटी को, महाराणा प्रताप, याद रखेंगे। जौहर, ये तो जानते हैं आप, 1944 में छपी है ये कविता। इसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण घटना का वर्णन 21 चिंगारियों अर्थात 21 अध्यायों में किया गया है। जौहर में याद होगा आपको, आपने फिल्म देखी होगी, पद्मावत देखी होगी, जहां अलाउद्दीन जब आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पर, तो पद्मावती जो होती हैं सभी के स्त्रियों के साथ जौहर करती हैं, स्वयं को जो है समर्पित कर देती हैं अग्नि को, ताकि कोई भी मुगल शासक उन्हें स्पर्श न कर पाए, ठीक है ना। त्रेता के दो वीर लक्ष्मण और मेघनाद युद्ध पर आधारित है, ठीक है ना। त्रेता के दो वीर कौन कौन है? लक्ष्मण जी हैं और मेघनाद जी, ठीक है। तो इन दोनों के युद्धों पर आधारित है त्रेता के दो वीर। बात भी सही है। रिमझिम, आरती, माधव, जय हनुमान, गोरावध, बालीवध, शिवाजी, वशिष्ठ, परशुराम, कल्पना। तो ये श्यामा नारायण पांडे का नाम सुनते ही आप लोग के मन में आना चाहिए क्या, कि भैया जो रामायण जो है ना, देख रहे हैं आप, सब कुछ रामायण जुड़ा हुआ। कल दो रचनाएं जो आप देख रहे हैं, हल्दी घाटी और ये जो जौहर है, ये मुगल काल से संबंधित है, तो याद रख लेंगे इनको आप, हल्दी घाटी और जौहर को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्याम नारायण पांडे के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इनकी रचना है हल्दी घाटी, रचना के लिए देव पुरस्कार मिला। त्रेता के दो वीर रचना को तुमुर नाम से भी पुकारा जाता है ना। त्रेता के दो वीर रचना को तुमुर नाम से पुकारते हैं लोग। जौहर रचना के लिए इनको क्या मिला? द्विवेदी पुरस्कार मिला। छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएं, देखिए अब यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, बहुत बनता है इम्पोर्टेंट।